तो उसमें हम लोग स्वास्थ्य पढ़ रहे थे। तो मैं एक स्वास्थ्य के बारे में सामान्य जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराया था। लेकिन आप जानते हैं कि जो महामारी चल रही है, तो चूंकि स्वास्थ्य से ही संबंधित है, तो उस महामारी से संबंधित जो पहलू है उस पर भी प्रश्न आ सकता है। तो हम लोग सबसे पहले जो है, जो महामारी है जिसको कोविड-19 कहा जाता है, तो हमारे यहां महामारी से संबंधित कौन कौन से कानून हैं, महामारी से संबंधित कानून, उन कानूनों पर चर्चा करना है। फिर इसके बाद जो महामारी आती है तो महामारी के कितने चरण होते हैं, महामारी के चरण कौन कौन से हैं, 4 चरण होते हैं, उसके बारे में समझना है। और सबसे बड़ी बात है कि इस महामारी का मानव संसाधन पर क्या प्रभाव पड़ा है। महामारी का मानव संसाधन पर प्रभाव क्या पड़ा है, और फिर इसका जो है, जो हम लोग समाधान कर रहे हैं, इसका जो समाधान कर रहे हैं, समाधान का मतलब यहां पर यह है कि जो हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जो हम लोग का प्रणाली है, एक तो उसके बारे में पढ़ना है कि उसको मजबूत करना है, और किस तरह से सरकार जो है इसका उपाय कर रही है, क्या समाधान कर रही है, समाधान का प्रयास क्या क्या किया गया है, एक तो एक चर्चा करना है। दूसरा चीज हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि भारत में जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है, हमारे यहां संविधान और कानून में जो है स्वास्थ्य के संदर्भ में क्या क्या बातें लिखी गई है, वर्तमान में क्या व्यवस्था है, और जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जो प्रणाली है उसकी क्या क्या चुनौतियां चल रही हैं। एक तो मुद्दा ये भी रहेगा, और एक मुद्दा और हम लोग पढ़ेंगे कि जो कोविड-19 है, महामारी है, उसका मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है, मानसिक समस्याओं को महामारी ने कैसे बढ़ावा दिया है, और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो 3 मुद्दे हैं। देखिए, सबसे पहले महामारी का जो संबंधित पहलू है उस पर मैं चर्चा करूं। देखिए, महामारी से संबंधित आप लोग जानते हैं कि जो हम लोग के यहाँ 25 मार्च 2020 को जब 21 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया, तो आप देख रहे हैं कि वहीं से समस्या शुरू होती है, और इसके पहले माना जाता है कि 100 साल पहले भी महामारी आई थी। तो ये जो लॉकडाउन लगाया गया, और अभी भी आप देखते हैं कि सामान्यतः कर्फ्यू चल रहा है, कहीं लॉकडाउन भी लगाया गया है, आड इवेंट चल रहा है, ये सब तमाम जो चीजें चल रही है। तो महामारी से संबंधित जो हमारे यहां कानून है, वो पहला कानून तो सबसे जो पुराना कानून, 123 साल पुराना जो कानून हम लोग का है, महामारी रोग अधिनियम, महामारी रोग अधिनियम 1897, यह अंग्रेजी काल का कानून है, सबसे पहला यही कानून है। तब जानते हैं कि बॉम्बे शहर में जो है जब प्लेग आया था, जब महामारी फैली थी, तो उस समय जो है अंग्रेजों ने जो है ये कानून बनाया था, और यही कानून हमारे यहां जो है 123 साल से चल रहा था। अब जानते हैं कि उस समय जो प्लेग आया था वहां पर बुबोनिक प्लेग उसको कहा जाता है। तो बुबोनिक प्लेग जो आया था, इस प्लेग से हजारों लोगों का डेथ हुआ था उसमें। अब भारत में एकमात्र यह कानून है जो हम लोग के यहां हैजा है, मलेरिया है, तमाम इस तरह के रोग जो फैलते हैं, इस कानून के माध्यम से जो है अंग्रेजों ने 1897 में जब ये कानून बनाया, महामारी रोग अधिनियम जब लागू किया,
तो बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर जो है प्रतिबंध लगाया गया। सरकार को शक्ति दिया गया कि सरकार चाहे तो रोक लगा सकती है। अब जानते हैं कि ये जो कानून था, इसमें असाधारण उपाय तथा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को जो है नियम निर्धारित करने का अधिकार देता है कि केंद्र और राज्य सरकारें चाहें तो यदि महामारी आती है तो ये लोग कोई नियम निर्धारित कर सकते हैं, विनियम निर्धारित कर सकते हैं जिससे महामारी रुक सके। और जो सरकार निर्धारित करेगी उसका अनुपालन नागरिकों के लिए करना अनिवार्यता है। ये जो महामारी रोग अधिनियम है, इसमें जो है कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है, कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा है तो उसकी निगरानी की जा सकती है, उसकी जांच की जा सकती है, विभिन्न नियम कानून बनाए जा सकते हैं। और जानते हैं कि महामारी रोग जो अधिनियम हम लोग के 1897 का है, उसमें दंड की भी व्यवस्था थी। और एक चीज ध्यान रखिए कि महामारी रोग अधिनियम में कहीं पर भी जो है संक्रामक रोग, महामारी, इन सब चीजों की व्याख्या नहीं है। अब चूंकि महामारी रोग अधिनियम है, इसलिए सरकार ने इसी का प्रयोग करके जो कोविड-19 है उसके दौरान जो है जो लॉकडाउन लगाया गया वो इसी कानून के तहत लगाया गया कि सरकार को अधिकार मिल गया। मैं अभी बताया कि इस कानून में एक लाइन लिखा गया है कि असाधारण उपाय और विनियम को निर्धारित करने की शक्ति सरकार को देता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को शक्ति देता है। तो केंद्र सरकार इसी के आधार पर जो है वह लॉकडाउन लगा दिया। इसलिए यह कानून हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है कि यह प्रारंभिक कानून है, भले ही यह पुराना कानून है। जब बॉम्बे में बुबोनिक प्लेग फैला था तो उस समय जो है यह कानून अंग्रेजों ने बनाया था समस्या के समाधान के लिए। अब जानते हैं कि अब हमारे यहां जब 2020 में जब महामारी आया, कोविड आया, तो ये जो महामारी अधिनियम है इसमें जो है संशोधन किया गया और उसका नाम रखा गया महामारी रोग संशोधन अधिनियम। पहले विधेयक था, वो अधिनियम बन गया है 2020। अब जरा से इसको समझिएगा। पहले अध्यादेश लागू किया गया था, फिर उसके बाद कानून का रूप ले लिया। अब जानते हैं कि अप्रैल 2020 में अध्यादेश के माध्यम से इसको किया गया, फिर बाद में इसको पारित करा दिया गया। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है तो 2, 4, 5 जरा सा मुख्य प्रावधान समझिए। महामारी रोग जो संशोधन अधिनियम 2020 का है, उसमें जो है ये जो अधिनियम था, पहले तो ये जानिए कि अधिनियम सबसे पहले जो है जब अध्यादेश जारी हो गया तो 11 मार्च 2020 को सबसे पहले कर्नाटक पहला राज्य था जिसने इस कानून को लागू किया था। आपको ध्यान होगा कि उस समय जो है 29-30 लोग जो है कोविड के पॉजिटिव पाए गए थे कर्नाटक में। इसके बाद हरियाणा ने इसको लागू किया 12 मार्च को। 12 मार्च 2020 को जब गुड़गांव में मामला फैल गया तो इसको लागू किया गया। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इसको लागू कर दिया। अब इसमें यह कानून कहता क्या क्या है उस पर थोड़ा सा चर्चा किया जाए। देखिए, पहला चीज तो यह है कि यह कानून कहता है कि जो स्वास्थ्य देखभाल करने वाले जो कर्मी हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि डॉक्टर हैं, नर्स हैं, उनको सबसे ज्यादा जोखिम रहता है। तो जो चिकित्सक हैं, नर्स हैं, उनकी सुरक्षा ये प्रदान करता है। दूसरा चीज ये है कि जैसे मान लीजिए एक्ट ऑफ वायलेंस, कोई हिंसक कृत्य किया जाता है, मान लीजिए स्वास्थ्य देखभाल करने वाले कर्मी हैं, आपकी जांच करने के लिए आते हैं, आप हिंसा करते हैं, तो उस जो है एक्ट ऑफ वायलेंस जो है हिंसक कृत्य, हिंसक क्रियाकलाप, उसको यह परिभाषित करता है। मान लीजिए उनको क्षति पहुंचाना, चोट पहुंचाना,
उनके जीवन को खतरे में डालना, वो जो कर्तव्य कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, उसमें बाधा उत्पन्न करना, जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाना, इन सब चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। और इसमें कहा गया कि यदि आप ऐसा करते हैं तो 3 माह से लेकर जो है 5 महीने तक की सजा है। ये जो नया महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 है, उसमें दंड, इसमें तो दंड की व्यवस्था थी, लेकिन निर्धारित नहीं था, केवल दंड शब्द लिखा गया था कि सरकार डिसाइड करेगी कितना दंड दिया जाएगा। लेकिन इसमें स्पष्टता लिखा गया है किस तरह का कोई भी नुकसान करते हैं तो उसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, और उसके लिए 3 माह से लेकर जो है 5 माह की सजा, 3 माह से लेकर 5 माह की सजा का प्रावधान है, और साथ ही जो है 50,000 रुपए जुर्माना या दोनों। 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख तक, 2 लाख रुपए तक का जुर्माना इसमें लगाने का प्रावधान है। दंड भी, केवल दंड भी दिया जा सकता है, केवल जुर्माना भी लगाया जा सकता है, आवश्यकता पड़ने पर दोनों भी किया जा सकता है। तीसरा प्रावधान जरा से समझिए। देखिए, यदि आपने जो है, जो एक्ट ऑफ वायलेंस है, हिंसक कार्य है, उससे गंभीर क्षति पहुंचती है तो सजा का प्रावधान इसमें बढ़ा दिया गया। इसमें 6 माह से लेकर 7 वर्ष की सजा है, 7 वर्ष की सजा है, और साथ ही साथ जो है 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक जुर्माना है। 1 लाख से 5 लाख रुपए तक जुर्माना, यह प्रावधान इसमें है। गंभीर क्षति होने पर, यह भी ध्यान रखना है, गंभीर क्षति होने पर, और यह सामान्य प्रावधान, सामान्य नुकसान, सामान्य नुकसान होने पर यह है। और गैर जमानती जो है माना गया है कि आपको बेल नहीं होगा। इसमें एक प्रावधान और किया गया है कि यदि आप मान लीजिए दोषी हैं, किसी कर्मी को चोट पहुंचता है, क्षति पहुंचता है, तो मुआवजा देना होगा। जिसने नुकसान पहुंचाया है उसको मुआवजा देना होगा। जिसने नुकसान पहुंचाया है उसे जुर्माना देना होगा, उसे जुर्माना देना होगा। अब देखिए, इसमें एक चीज और कहा गया है कि जो निरीक्षण है, निगरानी है, बस में, ट्रेन में, मालवाहक जहाज है, कोई पोत है, विमान है, हर जगह निगरानी किया जा सकता है। जबकि पहले जो है, ये जो पहला जो कानून था हमारा, इसमें बहुत सीमित मात्रा में था, लेकिन यहां पर सब जगह इसका विस्तार कर दिया गया है। एक तो कानून में यह परिवर्तन आ गया, और मैं बताया कि जो पहला कानून था हमारा 1897 का, उसमें बहुत सारी चीजें परिभाषित नहीं थी, तो इसमें परिभाषित भी कर दिया गया, दंड का प्रावधान भी कर दिया गया। अब जानते हैं कि बहुत सारे सहायक कानून भी हैं, जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। तो जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है 1955 का, आप जानते हैं कि इसको जो है 1 अप्रैल 1955 से लागू किया गया था। 1 अप्रैल 1955 से यह लागू है। इसमें जो है आवश्यक वस्तुओं में जैसे खाद्य तेल है, दवाएं हैं, पेट्रोल है, उर्वरक है, इन सब चीजों को आवश्यक वस्तु के रूप में माना गया था। और यह भी कहा गया कि कोई यह विस्तृत सूची नहीं है, केंद्र सरकार किसी भी वस्तु को जो है सार्वजनिक हित में इस सूची में शामिल कर सकता है। आप जानते हैं कि सरकार जो है आमतौर पर
जो खाद्य उत्पादक है, मान लीजिए कोई समस्या आता है, वस्तु की कमी होती है तो दाम बढ़ेगा, तो मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए इस कानून को लागू करता है। लेकिन महामारी के समय जो है बाजार में आप जानते हैं कि मांग और पूर्ति, मांग ज्यादा हो गई, वस्तु कम था, तो स्वाभाविक रूप से जो है जैसे मास्क को लीजिए, चाहे सैनिटाइजर को लीजिए, इस तरह के उत्पादों में जो है स्वाभाविक सी बात है कि दाम में वृद्धि होने लगा, कम आपूर्ति था, कीमत बढ़ सकती थी। इसके कारण इस कानून को लागू किया गया था। अब जानते हैं कि 30 जून 2020 तक जो है सैनिटाइजर और मास्क को इस अधिनियम के दायरे के तहत रख दिया गया था, कि जो सरकार ने निर्धारित किया था कि 10 रुपए का नीला वाला जो मास्क है 10 रुपए का मिलेगा तो 10 रुपए का ही देना पड़ेगा। सरकार जांच भी कर सकती थी कि आप एक लिमिट से ज्यादा जो है सामान नहीं रख सकते हैं। तो आवश्यक वस्तु का मुक्त प्रवाह जो है बनाए रखने के लिए, उसकी उचित कीमत जो है उपलब्ध कराने के लिए सरकार के पास यह कानून है, इसका भी प्रयोग किया गया था। और एक आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, यह भी कानून उस समय थोड़ा सा लागू था, इसलिए इसको भी थोड़ा सा बताता हूं। आप जानते हैं कि भारत में जो कोई संकट आता है, आपदा आता है, उससे निपटने के लिए जो है सरकारें जिम्मेदार होती हैं। कोई मान लीजिए लॉजिस्टिक है या फाइनेंशियल सपोर्ट है तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों की करता है। कोई बुनियादी ढांचा है, सार्वजनिक संपत्ति का बनाया जाना है, तो आप जानते हैं कि इसके लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया कि अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जा सके। तो आप जानते हैं कि इसके लिए हमारे यहां जो है नेशनल, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष, तो राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष गठन किया गया है, उसके माध्यम से पैसा दिया जाता है। और ये जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार, जिला स्तर पर सभी जगह जो है एक संगठन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, प्राधिकरण बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। जानते हैं कि ये जो अधिनियम है, इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया जाता है। राज्य स्तर पर जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया जाता है, और जिले स्तर पर जो है डीएम की अध्यक्षता में जो है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया जाता है। तो केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर, तीनों स्तर पर जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने की बात की गई है। और जानते हैं कि एक उसमें प्रावधान है, राष्ट्रीय संस्थान के गठन का भी एक प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय संस्थान का गठन इसलिए किया जाता है जिससे आपदा प्रबंधन के लिए अनुसंधान किया जा सके, कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा सके, और इस तरह से देखा जाए तो आपदा का हम लोग सामना कर सके। तो ये हमारे यहां इस तरह के कानून है। तो मैं बता रहा था कि महामारी से संबंधित जो हमारे यहां कानून है वो 3-4 कानून है, जो मैंने आपको बताया कि वर्तमान में महामारी को रोकने के लिए कौन कौन से कानून हैं। तो ये 4 कानून आपको लिखना है। मैं बता रहा था कि जो हमारे यहां महामारी आती है, उस महामारी को जो है वो देखा जाए तो हम लोग 4 चरणों में निर्धारित कर सकते हैं। 4 चरणों में निर्धारित करने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए इसको ऐसे समझिए,
महामारी के चरण। तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, ये 4 चरण हैं। अब ये 4 चरण हैं तो इन चरणों को थोड़ा सा मैं परिभाषित कर दूं। देखिए, ये प्रथम चरण जो है प्रारंभिक चरण माना जाता है। जैसे मान लीजिए विदेश यात्रा कर कोई व्यक्ति आता है, भारत में प्रवेश करता है और उसको कोई बीमारी ऐसी आ जाती है जो महामारी के रूप में है। जैसे आपको ध्यान होगा कि राजस्थान में इटली के पर्यटक जो आए थे उनमें संक्रमण जो है पाया गया। तो ये जो संक्रमण पाया गया, बाहर से लोग आए थे, उसको हम कहेंगे चरण है। द्वितीय चरण का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए संक्रमण जो है उन लोगों में पहुंच जाता है जो विदेशी यात्री के संपर्क में आ गए हैं। भारत के कुछ लोगों में संक्रमण जो है, जो लोग आए उनके संपर्क में जो लोग आए उनमें फैल गया। ये द्वितीय चरण होता है। और तृतीय चरण का मतलब यह है कि इसको सामुदायिक चरण कहा जाता है। सामुदायिक चरण कहा जाता है। सामुदायिक चरण इसलिए कहा जाता है, कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन, कि धीरे धीरे संक्रमण जो है ये फैलने लगता है। समुदाय में प्रसार होने लगता है। तो भारत में यह भी चरण दिखाई दिया। और चतुर्थ चरण का मतलब यह है कि यहां पर बृहद पैमाने पर संक्रमण होने लगता है। बृहद पैमाने पर संक्रमण। अब बृहद पैमाने पर संक्रमण का मतलब यह है कि कंफर्म केस आने लगते हैं, लोगों की मृत्यु होने लगती है। जैसे मान लीजिए इटली में लोग मरे, अमेरिका में मरे, भारत में भी लोग मरे, द्वितीय जो सेकेंड वेव आया था। तो ये चतुर्थ चरण भी भारत में दिखाई दिया। तो देखा जाए तो ये महामारी का जो है 4 चरण है। 4 चरणों में महामारी फैलती है। अब यहां पर एक चीज हम लोगों को समझना है कि ये जो महामारी है, देखिए हम लोग क्या, हमको कोविड-19 नहीं समझाना है, ध्यान रखिएगा। हम लोग क्या सामाजिक न्याय में जो है स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सामान्य चर्चा ही हम लोग करते हैं, किसी रोग के बारे में कि कोविड-19 में क्या है, ये सब आप साइंस में पढ़िएगा। हम लोगों का काम है सामान्य चीजों को बताना, क्योंकि सामान्य पहलू जो है यहां पर पूछे जाते हैं। जो साइंस टेक आप लोगों का है उसमें भी सामान्यतः जो है बहुत डेप्थ में तो जाकर पूछता नहीं है। तो महामारी का जो मानव संसाधन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है, जैसा उस पर मैं चर्चा करूं कि हमारे यहां जो है वह देखा जाए तो इस महामारी ने किस तरह से लोगों को जो है वह परेशान किया। देखिए, अब थोड़ा सा मैं इस पर चर्चा करें। महामारी का मानव संसाधन पर प्रभाव, कि मानव संसाधन पर क्या प्रभाव पड़ा, मानव संसाधन आदिक समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। भाई महामारी पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा जो है सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट माना जा रहा है। भाई 1930 का जो आर्थिक मंदी है उसके बाद उसको संकट कहा गया, आर्थिक संकट। तो ये सोचिए कि कहीं ना कहीं जो है इसको भी एक सामाजिक संकट का नाम दिया गया है, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है। इसीलिए इसका प्रभाव जो है व्यापक रूप से पड़ेगा। अब व्यापक रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा तो किन किन क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा है ये थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि जो बेरोजगारी है,
भाई हमें कहते हैं कि जब लॉकडाउन लगाया गया तो स्वाभाविक सी बात है कि लॉकडाउन में जो है बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। लगभग 4 से 5 करोड़ लोग जो है प्रवासी श्रमिक जो है संकट में आ गए, तो गरीबी और असमानता में वृद्धि हुआ। दूसरा चीज यह है कि कृषि क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ा। थोड़ा सा आप जब इसको लिखेंगे तो मैं बताया कि मैं 10-12 पॉइंट में समझाता हूं, लेकिन आप लोग व्यापक रूप से लिखेंगे। जैसे कृषि क्षेत्र है, ये सोचिए कि नौकरी गंवाने वाले जो प्रवासी श्रमिक थे कहां चले गए? गांव चले गए। जब गांव चले गए तो आप जानते हैं कि गांव में लोगों की संख्या बढ़ गई। वहां पर जो है बहुत कम मजदूरी पर रोजगार की मांग हो गई। मनरेगा में लोग काम करने लगे। इससे कृषि क्षेत्र भी तो प्रभावित हुआ। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कृषि मजदूरी दर कम हो गया। जो किसान छोटे मोटे किसान थे, मजदूरी करते थे, उनका भी रोजगार छिन गया, क्योंकि बाहर से लोग जाकर जो है कम पैसे में काम करना शुरू कर दिए। उनकी आय में भी तो कमी आ गई और कृषि पर बोझ भी बढ़ गया। सबसे बड़ी बात तो यह भी रहा। और तीसरा चीज वर्क फ्रॉम होम का जो कंसेप्ट आया, तो वर्क फ्रॉम होम का जो कंसेप्ट आया तो जो प्रोफेशनल लोग थे, जो प्रबंधकीय लोग हैं, जो प्रशासनिक कार्य करने वाले लोग हैं, वो तो घर से काम करना शुरू कर दिए। लेकिन ये बताइए कि जब कोई व्यक्ति कहीं पर जाकर काम करता है तो सिर्फ उसी को रोजगार नहीं मिलता है। अरे भाई, सड़क के किनारे कोई मान लीजिए बेचने वाला कुछ है, उसका भी तो सामान बिकता है। छोटी मोटी दुकानें भी तो चलती हैं, रेस्तरां भी तो चलता है। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी तो समस्या आ गया वर्क फ्रॉम होम से। अब फिर वर्क फ्रॉम होम में व्यक्ति अकेले बैठ के काम कर रहा है तो अवसाद का भी तो शिकार हुआ। अभी मैं इसीलिए बताया हूं कि एक मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा कि महामारी का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है। यह भी प्रश्न आ सकता है। तीसरा चीज है, चौथी चीज है असंगठित क्षेत्र पर प्रभाव। असंगठित क्षेत्र पर प्रभाव। भाई देखिए, संगठित क्षेत्र के बजाय असंगठित क्षेत्र पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है। 12 करोड़ रोजगार का नुकसान हुआ। एक अनुमान लगाया गया कि जितना भी नुकसान हुआ उसमें 75% जो है असंगठित क्षेत्र से नुकसान हुआ है। अब फिर शिक्षा पर प्रभाव पड़ा। मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, आप लोग उसको बढ़ा लेंगे तब भी हो जाएगा। शिक्षा पर प्रभाव, शिक्षा प्रभाव तो आप देख ही रहे हैं। भाई स्कूल बंद हो गया तो 32 करोड़ छात्रों पर सीधा असर पड़ा, जिसमें 84% जो है, जो 32 करोड़ छात्र प्रभावित हुए उसमें 84% छात्र जो है ग्रामीण क्षेत्र से प्रभावित हो गए और शहरी क्षेत्र के भी छात्र प्रभावित हुए। इसमें दूसरी चीज ये रही कि भाई 70% लोग जो है वो देखा जाए तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अब सरकारी स्कूल से ऑनलाइन कहां पढ़ाई हुआ, कहने की बात है। व्यवस्था तो बन नहीं पाया। एक दिन मैं आप लोगों को पढ़ाया था डिजिटल विभाजन, तो डिजिटल विभाजन की भी समस्या आ गई। डिजिटल विभाजन की भी समस्या आ गई। डिजिटल विभाजन की समस्या का मतलब उस दिन मैं बताया था कि डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब यहां पर यह है कि 20% जो है गरीब परिवारों में से केवल 3% लोगों के पास ही कंप्यूटर और मोबाइल है। 3% लोगों के पास कंप्यूटर है, 9% लोगों के पास मोबाइल है। तो बताइए, कहीं ना कहीं जिन लोगों के पास संसाधन था वो तो इसका लाभ उठा लिए, इनके पास संसाधन नहीं, वो लाभ नहीं उठा पा रहे। और मैं बताया इस कोविड से जो है गरीबी भी तो बढ़ी है। गरीबी, निर्धनता पर भी तो प्रभाव पड़ा है। निर्धनता पर प्रभाव।
अब फिर सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है। आपको ध्यान होगा कि जेंडर इनइक्वलिटी, भाई महिलाओं की जो बेरोजगारी है वो ज्यादा हो गई, 15% से बढ़ के 18% हो गई। और स्वास्थ्य प्रभाव में मुख्यतः जो है महिलाओं के स्वास्थ्य पर ज्यादा प्रभाव पड़ा, महिलाओं के स्वास्थ्य पर ज्यादा प्रभाव पड़ा। और ज्यादा प्रभाव क्यों पड़ा? क्योंकि भाई आय का स्रोत जब कम हो गया, आंगनबाड़ी कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना सब प्रभावित हुआ, तो गरीब महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यक्रम से ही तो लाभ उठाती हैं, इसलिए गरीब महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा। अब फिर एक रिपोर्ट आया था, मैं देख रहा था, उसमें कहा गया कि घरेलू हिंसा में भी बढ़ोतरी हुआ। घरेलू हिंसा भी बढ़ गया। यह माना गया कि 2020-21 में जो है, जो घरेलू हिंसा है लगभग 60% बढ़ गया। सरकार पर भी तो प्रभाव पड़ा। भाई सब्सिडी का बोझ सरकार पे पड़ गया, सरकार की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ गया। भूख कुपोषण पर भी प्रभाव पड़ा। जो जो आपके सिलेबस में सब जोड़ के लिख देना है, बस इतना ही समझिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक तरीका सिखा रहा हूं कि इसको छोड़ के मत आ जाइएगा। भाई वृद्ध व्यक्ति हैं तो वृद्ध व्यक्ति भी तो प्रभावित हुए। भाई ये जो कोरोना संकट है, कोविड संकट है, वृद्ध व्यक्तियों को भी प्रभावित किया। वृद्ध व्यक्तियों पर प्रभाव, भाई संसाधन कम हुआ तो उनकी देखभाल कम हो गया। बाल विवाह की समस्या बढ़ गई। भाई जो बच्चियां पढ़ती थी वो गांव में चली गई तो लोग अपना शादी विवाह कर दिए, तो चाइल्ड मैरिज की भी प्रॉब्लम, बाल विवाह को बढ़ावा। शरणार्थी लोगों पर भी प्रभाव पड़ा। शरणार्थी पर प्रभाव, स्वच्छता जो कार्यक्रम है वो भी प्रभावित हुआ। स्वच्छता कार्यक्रम पर प्रभाव, जो नगरीकरण की समस्या वो भी बढ़ गई। नगरीकरण की समस्या, हिंसक घटनाओं में वृद्धि हुआ। भाई लोग अवसाद की समस्या में आ गए, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या, तो बस अपना उग्र व्यवहार करना शुरू कर दिए। महिला यौन हिंसा, तमाम जो चीजें हैं, बच्चों पर प्रभाव पड़ा। मतलब अब लिख लेंगे आप लोग। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।